वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं हिंदू लॉ एक बहुत सारी वीडियोस मैंने कर दी अपलोड। आप प्लीज़ चाहिए, देखिए, शेयर करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी करिए और एग्ज़ाम दीजिए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और हिंदू लॉ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर्सनल लॉ एज अ मेंस का सब्जेक्ट आ रहा है तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। CRPC जो अब BNSS में आ चुका है, ये ऐसा क्वेश्चन है वो जो इंटरव्यू से लेके हर एक जगह आते ही आता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको शुरू से लेके एंड तक देखिए। तो क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू लॉ। तो बेसिकली इसके ना मेंटेनेंस की अलग अलग प्रोविजंस हैं जो हिंदू लॉ में दी गई हैं। उनमें से हिंदू मैरिज एक्ट में क्या मेंटेनेंस दी जाती है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। मेंटेनेंस की ज़रूरत ही इसलिए पड़ जाती है क्योंकि ये सोशल जस्टिस देती है वुमेन्स को। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी। अब कोई वुमेन जो आ रही है शादी होके या शादी में आ रही है तो उसको मेंटेनेंस का राइट, एक गार्जियनशिप का राइट, एक तरीके से गार्जियन जो है पति को गार्जियन मान लिया गया। तो वो अपने फादर के यहाँ से जब यहाँ आती है तो ससुराल में आती है तो यहाँ पे उसके जो हस्बैंड है वो उसके ऊपर एक ड्यूटी बन जाती है उसे मेंटेन करने का। तो मेंटेनेंस उसी सोशल जस्टिस को जो है फेवर करता है और सोशल जस्टिस के लिए मेंटेनेंस जो है इम्पॉर्टेंट है। ये प्रिवेंट करता है फैमिली टू गो टू अ डेस्टिट्यूशन। मतलब अगर सपोज करो डाइवोर्स हो गया या जुडिशल सेपरेशन हो गया या किसी भी तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई, तो अब अदर पर्सन का क्या होगा? क्या वो डेस्टिट्यूशन में चला जाएगा? तो उसका क्या फ्यूचर होगा? तो वो प्रिवेंट करने के लिए मेंटेनेंस जो है दिया जाता है। अब हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदूज में ना, हिंदू रिलीजन में और हिंदू लॉ में ये सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 125 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बात करता है मेंटेनेंस की। तो ये एक ऐसा पर्सनल लॉ है जिसमें मेंटेनेंस की इम्पोर्टेंसी इसके प्रोविजन से आप लगा सकते हो। ठीक है, आज जो हम वीडियो करने वाले हैं वो सेक्शन नंबर 25 पे करने वाले हैं। ये तीनों इसकी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में आप देख सकते हैं। और ये दोनों की सेपरेट वीडियो आएगी जब हम ये दोनों करेंगे। तो आज हम सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है परमानेंट एलिमनी की और मेंटेनेंस की। ठीक है, परमानेंट उसके एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन अंडर दिस एक्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिग्री एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू और एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर द पर्पज बाय आइदर द वाइफ और द हस्बैंड। अच्छा, ये एक ऐसा पर्सनल लॉ है जिसमें मेंटेनेंस सिर्फ वाइफ को ही नहीं मिल रही बल्कि हस्बैंड जो होता है वो भी ले सकता है, as the case may be, जैसा भी केस हो। Order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as and having regard to the respondent's own income and other property। अब ये जो periodically सम हम निकालेंगे या मंथली पेमेंट हम उसको देंगे या लमसम दे देंगे ग्रॉस अमाउंट, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? डिपेंड करेगी कि एप्लीकांट की लाइफ कितनी है, पहली बात तो। दूसरी, रिस्पोंडेंट की कितनी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब फैक्टर्स जो है वो कोर्ट दिखेगी जिसके पास ये जुरिडिक्शन है। और हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से कोई भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अगर इनकम या अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकांट, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकम और प्रॉपर्टी। It may seem to the court to be just and any such payment may be secured if necessary by charge on the immovable property of the respondent। जैसे कोर्ट को सही लगता है वो उतना चार्ज, उतना पेमेंट के लिए जो है सिक्योर कर सकती है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी ले सकती है और वो क्या देगी, उसको दे देगी। If the court is satisfied there is a change in the circumstance of the either party of at any time after it has been made an order under subclause 1, it may at the instance of the either party vary, modify, rescind and any such order in such manner as the court may deem fit। ये भी कोर्ट के पास परमिशन है कि अगर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाता है आने वाले टाइम में, ठीक है, अगर आने वाले टाइम में ये कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि
सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि अब इसको हम भी कर सकते हैं, ठीक है, हम एनहेंस कर सकते हैं चाहे तो, या हम उसको वेरी मॉडिफाई करके कम कर सकते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं, तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, कोर्ट की कर सकती है, ठीक है। अब राजेश वर्सेस नेहा लेटेस्ट जजमेंट है 2021 सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इसमें कहा गया है इन द मैट्रिमोनियल केसेस कोर्ट में पास, क्या कोर्ट कर सकता है, और ओवरलैपिंग जजमेंट, ठीक है। ओवरलैपिंग जजमेंट में ये कहा गया है, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 25, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू में एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये राजेश वर्सेस ने हमें कोर्ट ने कहा था कि क्या मेंटेनेंस से रिलेट करते हुए अलग अलग जजमेंट्स कोर्ट पास कर सकती है, तो उन्होंने कहा हाँ कर सकती है, ठीक है। व्हाट कोर्ट नीड टू लुक इनटू, जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली देखा ऊपर इनकम प्रॉपर्टी, लेकिन राजेश वर्सेस नेहा में कोर्ट ने थोड़ी और आगे बात करते हुए कहा कि हम यहाँ देखेंगे कि मैरिज की ड्यूरेशन, हम यहाँ देखेंगे स्टेटस ऑफ बोथ द पार्टीज, हम यहाँ देखेंगे नीड्स ऑफ बोथ द पार्टीज, यहाँ हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इनकम कि उस पर्सन की कितने इंडिपेंडेंट इनकम, ठीक है। फिर एक आया कि कहाँ से मेंटेनेंस लिया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम वेयर, तो ये डिसाइड करेगी कोर्ट, कब से एंड हाउ मच टाइम, कब तक, ये भी कोर्ट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज एंड द फैक्ट, जैसे जैसे फैक्ट्स आते रहेंगे वैसे वैसे कोर्ट देखती रहेगी। सब क्लोज 3 of 25 section, if the court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under this section has remarried, कि उसने शादी कर ली है और उसकी अब वाइफ है, या शादी नहीं करी है और लेकिन वो रिमेन चेस्टी ऐसी रहा है, ऐसी रह रही है या रहा है, ठीक है, रह रही है, तो कितना पति के ऊपर कितना बर्डन पड़ना चाहिए, और दैट ही हैड सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमेन आउटसाइड द वेडलॉक, ये भी देखी जाएगी कि क्या पति का बाहर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी, और कोर्ट इन सब को देखते हुए ये डिसाइड करेगी, ठीक है। अब एक आया कि क्या वाइफ एक वॉइडेबल मैरिज की क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, तो इसका आंसर है बादशाह वर्सेस बादशाह 2014 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फर्स्ट वाइफ थी, ये हस्बैंड है, इसने दूसरी शादी कर ली, अब ये डिपेंड करता है कि भाई उसने, ठीक है, यहाँ पे मेंटेनेंस मिलना चाहिए कि नहीं, नहीं मिलना चाहिए एज पर द लॉज, बट अगर इस पति ने मिसचीफली, ठीक है, मतलब झूठ बोल दिया, अपनी फर्स्ट वेडिंग को इसने हाइड कर लिया और दूसरी वाइफ को पता ही नहीं है कि इसकी तो दूसरी शादी हो रही है, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेट किया, परपर्सिव इंटरप्रिटेशन दे के, मिसचीफ रूल लगा के वर्ड मैरिज की जो वुमेन है, मैरिज की जो वाइफ्स हैं, उनको मेंटेनेंस दिया गया। फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या वाइफ जो है वॉइडेबल मैरिज की वो मेंटेनेंस के लिए लायक है कि नहीं, तो यहाँ किया गया बिल्कुल है, अगर पति की मिसचीफ से मैरिज जो है वो डिसॉल्व हुई हो। तो इस तरीके से मेंटेनेंस के लिए जो बात की गई है वो ये की गई है, सबसे पहले तो वाइफ और हस्बैंड, तो पहला ऐसा पर्सनल लॉ है जिसमें दोनों स्पाउस को ये राइट है मेंटेनेंस का। दूसरा, मेंटेनेंस कब, क्या, कितना, ये सब दूसरा जो रिस्पोंडेंट है उसकी पोजीशन देख के डिसाइड करेंगे। तीसरा, यहाँ पे अदर प्रोविजंस भी हैं, तो ओवरलैपिंग भी हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख के वॉइड मैरिज में भी मेंटेनेंस दिया है कोर्ट ने बादशाह वर्सेस बादशाह में, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। वॉइडेबल मैरिज वाली तो ले ही सकती है क्योंकि मैरिज इनिशियली तो वैलिड थी ना, तो इसलिए, और वैलिड मैरिज में डाइवोर्स होना, जुडिशल सेपरेशन होना या कुछ, तो मेंटेनेंस एज अ राइट दिया जाता है। सेम वेज 125 ऑफ CRPC में भी एक राइट के रूप में मेंटेनेंस है। थैंक यू।